हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपने अब तक कोर ऑर्गेनिक पढ़ी है, हेलोकेन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अल्डिहाइड, केटोन, एसिड एंड अमीन्स। इसके साथ दोस्तों ऑर्गेनिक का एक अंतिम चैप्टर बचा है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में काफ़ी कुछ रटने का है। इसके जो सवाल हैं वो फिक्स हैं, मतलब आज जो इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस है ना, सही बताऊं पूरा एग्जाम इसी में से आएगा, पूरा एग्जाम। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते ही नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, वही घिसे पिटे सवाल हैं, हर बार वही पूछे जाते हैं। तो बिना समय व्यर्थ करे दोस्तों शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जिसमें होते हैं कायरल कार्बन। बोलो, जिसमें क्या होता है? कायरल कार्बन। जिसमें कायरल कार्बन होंगे वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। पॉली का मतलब एक से ज्यादा OH। पॉली का मतलब अनेक OH। या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। जैसे देखो इधर ग्लूकोज को देखो, C डबल बॉन्ड OH, OH 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 OH। दोस्तों ये 6 कार्बन की चेन है, सीधी दिखाई दे रही है। ये एक अल्डिहाइड है, हर कार्बन पे OH लगा हुआ है। ऊपर से 1 2 तीसरा जो कार्बन है उस पर जो OH लगा हुआ है वो परली तरफ है। देख लो 1 2 3 और सारे राइट की तरफ है। तीसरे कार्बन पे जो OH लगा हुआ वो लेफ्ट की तरफ है और सारे राइट की तरफ है। ठीक है, बताओ ये कार्बोहाइड्रेट है नहीं है? इसमें कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है, देखो OH H, ये अलग। एक कार्बन जिससे जुड़ने वाले चारों ग्रुप अलग अलग हैं वो क्या होता है? कायरल। और ऐसे ऐसे अनेक कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है। पॉलीहाइड्रोक्सी है, हाँ, एक से ज्यादा OH है। देख लो कितने OH हैं, 1 2 3 4 5 OH है। पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या ये अल्डिहाइड है? कार्बोहाइड्रेट। ऐसे फ्रक्टोस, जो आपका ग्लूकोज होता है वो एक अल्डिहाइड है। फ्रक्टोस जो है आपका वो कीटोन है। फ्रक्टोस इज कीटोन, दिखाई दे रहा है? फ्रक्टोस आपका क्या है? कीटोन। 1 2 इसमें भी ऊपर से जो तीसरा कार्बन है उस पे OH परली तरफ है और सारे OH राइट की तरफ है और सारे OH राइट की तरफ है। कीटोन कौन से कार्बन पे? दूसरे पर। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, ऐसे फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का होता है। क्लियर है? अब यहां बताओ, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? कायरल कार्बन है, देख लो। अरे ये कार्बन को चेक करते हैं, OH H, ये अलग, चारों ग्रुप अलग अलग है, तो कार्बन क्या है? कायरल है, इसका ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, एक से ज्यादा OH है? बिल्कुल जी, अनेक OH हैं। OH पॉलीहाइड्रोक्सी। अल्डिहाइड एक कीटोन, किसी में से एक चीज होनी चाहिए। ये क्या है? कीटोन। या तो अल्डिहाइड हो या कीटोन, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये 2 फेमस कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालने के बाद, कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालने के बाद मुझे कितनी यूनिट्स मिलती हैं, उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है। जैसे एक है मोनोसैक्राइड्स, एक है ओलिगोसैक्राइड्स और एक है पॉलीसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स को पानी में डालूंगा ना तो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये टूटते नहीं है। ये तो सबसे छोटी यूनिट है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, ये है मोनोसैक्राइड्स। इसके एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगोसैक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको पानी में डाला, जिनके टुकड़े 2 से 10 के बीच में होंगे। मतलब मैंने कार्बोहाइड्रेट को पानी में डाला और पता लगा 5 टुकड़े हो गए, पता लगा 2 टुकड़े हो गए, पता लगा 10 टुकड़े हो गए। ये सब ओलिगोसैक्राइड्स हैं, जिनके टुकड़े होने के बाद मुझे 2 से 10 मोनोसैक्राइड्स मिले। इसमें जो फेमस होता है ना वो होता है डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड्स वो लोग हैं जिनके
हाइड्रोलाइसिस होने के बाद हमें 2 मोनोसैक्राइड्स मिले, 2 मोनोसैक्राइड्स। एग्जाम्पल में लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। फिर है पॉलीसैक्राइड्स, जिनको पानी में डालने के बाद मुझे 10 से ज्यादा मोनोसैक्राइड्स मिले हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। समय नहीं है आज। एविडेंसेस ऑफ ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज, कुछ ऐसे सबूत जिनसे ग्लूकोज के ओपन चेन का पता लगा। वैसे तो मुझे पता है ग्लूकोज ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब साइंटिस्ट ये पता लगाना चाहते थे ग्लूकोज कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने कुछ सबूत इकट्ठा करे थे। अब वो सबूत क्या थे? उन्होंने सबसे पहले HI के साथ रिएक्शन करवाई। HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी बहुत खतरनाक। जितने भी ऑक्सीजन होते हैं ना, HI उनको जड़ से उखाड़ लेता है। अब सोचो, हर कार्बन पे ऑक्सीजन है, इस पर डबल बॉन्ड है, इस पर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सबको जड़ से उखाड़ लेगा, सबको जड़ से उखाड़ लेगा। तो पता है ये 6 कार्बन की ऐसे चेन बनेगी, जिसे क्या बोलूंगा? N-हेक्सेन। जब मैंने HI के साथ रिएक्शन करवाई ना, तो मुझे 6 कार्बन की चेन मिली। इससे मुझे क्या मालूम पड़ा? इससे मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरा ग्लूकोज है उसके सारे कार्बन किसमें है? स्टेट चेन। सारे कार्बन किसमें है? स्टेट चेन। अगला NH2OH के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, क्या होगा? NH2OH हाइड्रोक्साइल अमीन, पता है किसके साथ रिएक्शन देता है? इसके साथ। यहां से पानी निकाल दो, निकाल दोगे पानी? और पानी निकाल दोगे तो पानी निकाल दोगे तो इसको जोड़ोगे, क्यों जी? और सब वैसे का वैसे रखोगे, और सब वैसे का वैसे रखोगे। OH H H OH OH H OH H CH2OH। अरे यार, ये हाइड्रोक्साइल अमीन है, भूल गए? अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देते हैं तो ऑक्साइम बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइम। जब हाइड्रोक्साइल अमीन रिएक्शन देंगे तो ये ऑक्साइम बनेगा। ऐसे HCN क्या करेगा? CN माइनस आएगा, CN माइनस आएगा। बताओ क्या करेगा? CN माइनस आएगा, अटैक करेगा डबल बॉन्डों का, OH बनाएगा। क्या बनाएगा? OH। डबल बॉन्डों का क्या बनाएगा? OH। तो ध्यान से सुनो, अगर डबल बॉन्डों का OH बन गया लो भाई, ये क्या बन गया? साइनोहाइड्रीन। अच्छा एक बात बताओ, एक ऑक्साइम बना, एक साइनोहाइड्रीन बना, ये किस बात के सबूत हैं? ये इस बात के सबूत हैं ये कोई कीटो ग्रुप है, या तो ये अल्डिहाइड है या कीटोन, या तो अल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। Br2 पानी, भाई साहब ये इतना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इससे एक काम आता है। Br2 पानी को सिर्फ एक काम आता है, पता है क्या काम आता है? ये सिर्फ बना सकता है अल्डिहाइड का एसिड, अल्डिहाइड का एसिड। तो जब मैंने Br2 पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो अल्डिहाइड तो ये है, ऊपर वाले का बन गया एसिड, और सब वैसे का वैसा। और नहीं है किसी को हाथ लगाता, किसी को नहीं छूता, और किसी को नहीं छूता, सब वैसे का वैसा, सब वैसे का वैसा, सब वैसे का वैसा। इसका नाम पता क्या है? इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। आम के रस जैसा होता है। आम का रस देखा है? कहां देखा है? अरे आम में चलिए
यहां आ जाओ। HNO3 क्या करेगा? HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे दो काम आते हैं। एक तो अल्डिहाइड का बनाता है क्या? एसिड। और एक काम और करता है, 1 डिग्री अल्कोहल का भी एसिड बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का भी एसिड। अल्डिहाइड का एसिड देखो, ऊपर एसिड बनाया और सब वैसे का वैसा। और सब वैसे का वैसा। और एक काम हो रहेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, इसका भी एसिड बन गया। मेरी बात ध्यान सुना, इसका नाम पता क्या है? इसका नाम होता है सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड। भाई साहब बात कुछ ऐसी है, ध्यान से सुन लो। जब Br2 पानी से रिएक्शन करवाने के बाद ग्लूकोनिक एसिड बना, मुझे एक बात पता लग गई, इसमें एक एसिड आया, पक्का वो एसिड किससे आया? अल्डिहाइड। मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। जब ऑक्साइम और साइनोहाइड्रीन बना था तो मुझे एक बात पता था, या तो अल्डिहाइड है कीटोन, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया कि ये जो एसिड बना है कहां से आया? अल्डिहाइड। लेकिन जब मैंने HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो दोस्तों ऐसा कंपाउंड बना सैक्रिक एसिड, जिसमें दो एसिड हैं। एक एसिड तो पक्का अल्डिहाइड से आया होगा, लेकिन दूसरा एसिड कहां से आया? 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मुझे पता लग गया एक क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। इधर आ जाओ। जब मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाई ना, देखो ये है अल्कोहल, अल्कोहल 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 अल्कोहल, ये है एसिड का रूप, एसिड का डेरिवेटिव। अल्कोहल प्लस एसिड क्या बनाते हैं? दुनिया जानती है, शर्म आनी चाहिए। अल्कोहल प्लस एसिड एस्टर। तुमने एक नाम नहीं सुना? एस्टेरिफिकेशन। चलिए यहां पर देखो, ये तो बहुत फालतू पड़ा है। यहां भी एस्टर बनेगा, यहां भी एस्टर, यहां भी एस्टर, यहां भी एस्टर, यहां भी एस्टर। मैं ऐसा करता हूं, अल्डिहाइड को वैसे का वैसा छोड़ देता हूं। नीचे कितने एस्टर बनेंगे? 5 एस्टर। देखो कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे 5 बन जाएंगे। दोस्तों पेंटा एसीटेट बन गया, पेंटा एसीटेट। 5 एस्टर बन गए। ये किस बात का सबूत है? इसका मतलब इसमें 5 अल्कोहल है, लेकिन एक अल्कोहल तो 1 डिग्री है, इसका मतलब बाकी क्या है? 2 डिग्री। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। देखो इससे क्या पता लगा? सीधी चेन है। इससे तो पता लगा था या तो अल्डिहाइड है कीटोन, इससे पता लगा है वो क्या? अल्डिहाइड। इससे पता लगा 5 OH हैं, लेकिन उसमें से एक OH क्या है? 1 डिग्री, और बाकी क्या होंगे? 2 डिग्री। तो देख 1 डिग्री और बाकी 2 डिग्री। कभी कभी तो तुम्हें भी लगता है तुम साइंटिस्ट हो सपने में। सपना नहीं आता कई बार, लगता है तुम ही साइंटिस्ट हो, लेकिन तुम तुम्हारी सच्चाई जानते हो। कुछ तो लोग, मुझे बुरा पता क्यों लगता है, पास होने के लिए पढ़ते हैं, पास होने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं। और आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है, वो कितने ही मार्क्स ले आओ कमी है सच में। एविडेंसेस दे रहा हूं तुम्हें, ऐसे सबूत दे रहा हूं तुम्हें जिससे हमें यह पता लगेगा कि ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। एक बात आओ, ग्लूकोज एक अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड को तो 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए था ना, शिफ्ट टेस्ट भी देना चाहिए था, शिफ्ट बेस्ड टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी देना चाहिए था, लेकिन वो दे नहीं रहा। इट डज नॉट गिव 2,4-DNP, शिफ्ट बेस एंड सोडियम बाइसल्फाइड। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे अगर मैं कहता हूं कि ग्लूकोज के अंदर खुला अल्डिहाइड है तो उसे टेस्ट देना चाहिए था, लेकिन वो दे नहीं रहा, इसका कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? देना तो चाहिए था, इसका मतलब ये कहीं बिजी है अल्डिहाइड। पेंटा एसीटेट, एक बात बताओ, पेंटा एसीटेट मैंने बनाया, इसमें भी अल्डिहाइड है भाई साहब, ये भी हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, इसका कुछ ना कुछ पंगा है। हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? कुछ ना कुछ पंगा है। क्या पंगा होगा?
इसका मतलब ये क्या है, बिजी, व्यस्त है। ये ओपन में है ही नहीं, ये कहीं बंध चुका है। जो काम इसे करने चाहिए था ना वो कर नहीं रहा। ठीक है, तो ये ऐसे सबूत है जिससे हमें पता लगा ग्लूकोज ओपन चेन में नहीं रहता, वो ऐसे रूप में नहीं रहता, वो साइक्लिक में रहता है। अरे भाई ओपन चेन में होता तो क्यों नहीं टेस्ट देता, क्यों 2,4-DNP नहीं देता? हर एल्डिहाइड 2,4-DNP देते हैं, शिफ बेस देते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड देते हैं। इसका पेंटाएसीटेट देखो एल्डिहाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अमीन के साथ रिएक्शन करनी चाहिए थी, नहीं कर रहा, कुछ तो पंगा है। इसका लिए व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है। अब कहां व्यस्त है दिखाते हैं, कैसे व्यस्त हुआ। ये क्या है, एल्कोहल, ये है एल्डिहाइड। दोस्तों ये इधर अटैक करेगा, जब इधर अटैक करेगा तो दोस्तों एक बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड का OH बनेगा। क्या बनेगा, OH। और जब इसका OH बनेगा ना, ध्यान सुनना, इसका OH, तो मान लो OH मैंने राइट की तरफ बना दिया, अगला OH राइट, और सब वैसे का वैसा। जैसे ही इस O ने अटैक करा, देखो कुछ ऐसा हो गया। इस O ने इस कार्बन पे अटैक करा, डबल बॉन्डों का OH मैंने राइट की तरफ बनाया। किसकी तरफ बनाया, राइट। और सब वैसे का वैसा, और मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, देख लो, भले ही ध्यान से देख लो। लेकिन एक बात है, जब मैंने इस एल्कोहल का इधर अटैक करवाया तो OH राइट की तरफ बनाया। इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अगर अटैक करवाने के बाद OH को मैं राइट लिया हूं तो अल्फा, लेफ्ट लिया था तो बीटा, लेफ्ट लिया था तो बीटा। अगर आप इस एल्कोहल का इस पर अटैक करवाने के बाद OH को राइट की तरफ कर दो, OH को राइट की तरफ कर दो, तो ये अल्फा हो जाएगा। अल्फा का मतलब पता क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर में राइट की तरफ OH है जी, राइट की तरफ OH है। इधर आ जाओ। अब ना ये देखने में अच्छा नहीं लगता, लोगों को पसंद नहीं आता। लोग पायरेनोस फॉर्म इसकी चाहते हैं। पायरेनोस फॉर्म कैसे बनानी है, देखो कितने की चेन है, 1 2 3 4 5 6 की चेन बना दी, नंबरिंग दे दी। जैसे देखो 1 कार्बन 2 3 4 5 6 को 1 2 3 4 5 6 बनाने सिखा रहा हूं, कोई नहीं सिखाएगा इतने प्यार से। 1 पर देख लो, 1 पर क्या है, OH और H। जो चीज राइट की तरफ है उसे नीचे पटक दो। कहां पटक दो, नीचे। OH राइट की तरफ है, इसका लग आएगा नीचे। ये देख OH राइट की तरफ है, नीचे। अगला बता, OH राइट की तरफ है, नीचे। अगला OH बता, लेफ्ट की तरफ है। अगर राइट वाला नीचे तो लेफ्ट वाला ऊपर। हा हा हा। अगला 4th वाला OH राइट की तरफ, कहां हैगा, नीचे। 5th वाले पर एक H है, एक CH2OH है, बड़ा ग्रुप है। मान लो इस रूम में राक्षस आ जाए बहुत बड़ा, तो उसको तुम रूम के अंदर रखना चाहोगे बाहर? अरे 10 फीट का राक्षस आ जाए, भूत आ जाए भारती, अगर 10 फीट का भूत आ जाएगा तुम उसको कमरे के अंदर रखना चाहोगे बाहर? कमरे के बाहर रखना चाहोगे। जो भी बड़ी चीज होती है ना उसे तुम बाहर की तरफ रखते हो ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। भूत कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। H और यह है CH2OH, ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, 6 वाली चेन को पायरेनोस। एक बात और बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये फॉर्म तैयार तो हो गई, लेकिन अगर मुझे बीटा बनाना होता तो ये OH कहां था, लेफ्ट। और अगर ये OH लेफ्ट की तरफ आता तो यहां फर्स्ट पर, ऊपर है नीचे, ऊपर, तो OH ऊपर आता, ऊपर आता। तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में फर्क समझ में आया? सारा फर्क किस पर है, कार्बन 1 पर। अगर कार्बन 1 पर OH राइट की तरफ है तो अल्फा, लेफ्ट की तरफ है तो बीटा। ये वाला D
नीचे से पहले कायरल कार्बन पर, नीचे से पहले कायरल कार्बन पर अगर OH राइट की तरफ होता है तो उसके लिए कैपिटल डी इस्तेमाल करते हैं, और हम तो हर जगह कैपिटल डी ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर नीचे से पहले कायरल कार्बन पर OH लेफ्ट की तरफ हो तो क्या, एल। एनोमर्स क्या हैं आपको पता है? अगर मैं यहां OH लेफ्ट की तरफ बना देता तो बीटा फॉर्म होती। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनमें सिर्फ OH की पोजीशन का फर्क है, वो भी इस वाले कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन पर। देखो, द आइसोमर्स हैविंग द पोजीशंस ऑफ, हैविंग डिफरेंट पोजीशंस ऑफ, having different position of OH at C1 कार्बन at anomeric कार्बन। C1 कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है? म्यूटा रोटेशन क्या होता है? देखो, आपको पता है अल्फा डी ग्लूकोज जो है ना वो इतना स्टेबल नहीं होता, बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल होता है। मान लो मैंने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन होता है 112 से घुमाता है। बीटा डी ग्लूकोज का, प्योर बीटा डी ग्लूकोज का होता है 18, कम घुमाता है वो। अगर तुम प्योर अल्फा डी ग्लूकोज भी रख लो ना तो समय के साथ साथ वो किस में चला जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। और जब ये इसमें कन्वर्ट होगा, इसका तो 112 रोटेशन था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये बना तो रोटेशन 112 से क्या होगा, कम। फिर ये और बनेगा 112 से और कम और कम और कम और कम। अंत में जाके जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस समय ये इतना बन जाएगा कि इसके रोटेशन को 112 से कम करके 52 कर देगा, इतना कम कर देगा। जब फाइनली मिक्सचर बनेगा, इक्विलिब्रियम आएगा तो रोटेशन दोस्तों 52 डिग्री रह जाएगा। तो देख लो, शुरुआत में कितना था 112, बाद में क्या हुआ 52। तो लगातार ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो रहा है। ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो रहा है, चेंज। कब तक चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम तक। तो इक्विलिब्रियम तक आने तक जो प्योर अल्फा या प्योर बीटा का जो ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज होना है, यही म्यूटा रोटेशन है। यही क्या, म्यूटा रोटेशन। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बारे में जानते हो? जैसे ग्लूकोज अल्डिहाइड है तो फ्रक्टोज क्या है, कीटोन। यहां पर भी ये एल्कोहल इधर अटैक करेगा। मान लो इसने अटैक कर दिया जी, देखो इसने इधर अटैक कर दिया। जब इसने इधर अटैक करा, ध्यान सुनना, इधर अटैक करेगा तो इसका क्या बनेगा, OH। अब वो OH जो ये है ना, इसका OH मैं राइट की तरफ बना दूं, बना देता हूं, तो CH2OH क्या होगा, लेफ्ट की तरफ। इस OH ने अटैक करा है, इस O ने अटैक करा है, लो। और यहां आ जाओ, OH लेफ्ट, H इधर, OH राइट, H इधर। क्लियर है? अब एक बात सुनो, अगर मैंने OH को राइट की तरफ बनाया तो पता है क्या, अल्फा डी फ्रक्टोज, ये अल्फा डी फ्रक्टोज। लेकिन ये फॉर्म किसको पसंद आती है? तुम्हें फ्यूरानोज फॉर्म बनानी है, प्रॉपर साइक्लिक में बनाना है। तो देखो नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक के अंदर 2 3 4 5। टू पर क्या जुड़ा हुआ है, एक OH एक CH2OH। अच्छा OH राइट की तरफ है, राइट की तरफ तो कहां आएगा, नीचे। अगर OH राइट की तरफ है तो कहां आएगा, नीचे। और CH2OH ऊपर की तरफ है। थर्ड पर OH किसकी तरफ है, लेफ्ट। अगर थर्ड पर OH लेफ्ट की तरफ है तो कहां आएगा, लेफ्ट की तरफ है तो कहां आएगा, ऊपर। फोर्थ पे OH राइट की तरफ है, कहां आएगा, नीचे। पांचवें पे एक H है, CH2OH है। दोबारा से बताओ, रूम के अंदर
6 फीट का बड़ा सा दानव आ जाए, उसे रूम से क्या रखोगे? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ ऐसे रखो, इधर ऊपर की तरफ। और वैसे भी जो लेफ्ट है वो कहां आएगा? नीचे। एच लेफ्ट है तो नीचे। आजकल तो भूत वूत खत्म हो गए, पहले के टाइम पे तो बहुत है, जब इंडिया आजाद हुआ था ना उस टाइम तो बहुत थे। विलेज में होता है ये सब, जो भूत है ना अंधेरे में पीछा करता है, विलेज में करता है। आप देखना शहर में ना बहुत कम सुना होगा आपने कि भूत है। जो ओपरा वगैरह नहीं होता है, मेंटल स्टेट बिगड़ती है, ये भी विलेज में होता है, शहर में नहीं होता। ऐसा इधर के लोग सोचते ही नहीं, इधर के लोगों के पास इतना समय नहीं है सोचने का कि भूत भी होता है। सही बात है। विलेज के लोग क्या होता है, खाली रहते हैं थोड़े, तो इधर उधर विचार करते हैं, और वो थोड़े समय के बाद उनके दिमाग को जकड़ लेता है भूत। चलिए डाइसैकराइड्स की बात करते हैं। डाइसैकराइड्स में सबसे पहले सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करूंगा ना, एक तो मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज, एक मिलेगा बीटा डी फ्रक्टोज। मैंने तुम्हें क्या कहा था, रोज तुम किसको देते हो? रोज जीएफ, गर्लफ्रेंड को। सुक्रोज के अंदर रोज है, गर्लफ्रेंड, गर्ल का मतलब ग्लूकोज, फ्रेंड का मतलब फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अगर मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करूं सुक्रोज की, तो मुझे एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। इन दोनों से मिलकर ये मिलेगा। तो देखो ध्यान से सुनना, अल्फा डी ग्लूकोज बनाना। लो भाई देखो इतनी रफ्तार से। अल्फा का मतलब OH राइट की तरफ, राइट है तो नीचे। सारा पंगा पता कौन से कार्बन पे? तीसरे पे। सारा पंगा है तीसरे पे, ये तो सब नीचे की तरफ आएंगे, तीसरे वाला है ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया? अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा का मतलब OH लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट मतलब ऊपर। इसमें तीसरा कार्बन ही है, इस पे पंगा है, और तो सब नीचे। स्ट्रक्चर बिल्कुल याद होने चाहिए, रटे चटे। अब बताओ ये क्या कह रहा है? इसका C1 कार्बन, इसका C1 ये 1 2 3 4 5 6, इसका C2 1 2 3 4 5 6, इसका C1 कार्बन, इसका C2 कार्बन। यहां से पानी निकाल दो। क्या निकाल दो? पानी। देखो यहां से पानी निकाल भाई, निकाल दिया पानी। जैसे पानी निकालोगे कैसे बनेगा? ये बनेगा। दो OH थे, दो OH में से पानी निकाल दिया, एक O बचा, ये बन गई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पता है लिंकेज कब बनती है? ये भी मोनोसैकेराइड था, ये भी मोनोसैकेराइड था। दो मोनोसैकेराइड में से आपने क्या निकाला? पानी। जब दो मोनोसैकेराइड्स में से पानी निकाल दोगे तो बन जाएगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द लिंकेज विच इज फॉर्म्ड बाय आफ्टर रिमूविंग द H2O फ्रॉम टू मोनोसैकेराइड्स। बस ऐसे याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है सुक्रोज की 2 यूनिट कौन सी है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज की 2 यूनिट कौन सी हैं? एक है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरी भी अल्फा डी ग्लूकोज। 2 अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे ऐसे बनाते हैं। देखो रफ बना रहा हूं, रफ। 2 अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे ऐसे बनाना है।
एक का C1 कार्बन, एक का C4 कार्बन, यहां से पानी निकालते हैं, ये तैयार हो जाता है माल्टोस। ठीक है, माल्टोस, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज दूध में होता है, दूध देखा है घर पर, ठीक है। दूध के अंदर लैक्टोज है, लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस कराओगे, एक तो बीटा डी ग्लैक्टोज और ये बीटा डी ग्लूकोज। ऐसा सोचो, ग्लैक्टोज भी एक ग्लूकोज की तरह होता है। ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन देखी है, ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो C4 कार्बन है उस पर OH को फ्लिप कर दो, पता क्या बन जाएगा? ग्लूकोज का बन जाएगा ग्लैक्टोज। तुम्हें कुछ नहीं करना, एक ग्लैक्टोज बनाना है, एक ग्लूकोज बनाना है, इसके C1 कार्बन, इसके C4 कार्बन से पानी निकाल देना है, क्या बन जाएगा? लैक्टोज। बहुत बार पूछा गया है, लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद क्या बनता है? बताओ क्या बनता है? बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। याद रखना, लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद क्या बनता है? बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। गल्ले में गुल्लू ने लाख रुपए देखे। गल्ला देखा है ना, जो दुकान में होता है। गल्ला में गुल्लू ने लाख रुपए देखे, ठीक है। तो गल्ला मतलब ग्लैक्टोज, गुल्लू मतलब ग्लूकोज, लाख रुपए मतलब लैक्टोज। अरे हैरान क्यों हो रहे हो? लाख रुपए आ सकते हैं भाई, कुछ अच्छा सामान बेच दे, क्या पता। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? बड़े बड़े लालाओं की जो दुकान चलती है उसमें तो लाख लाख रुपए आम बात है। हाँ, जो नॉर्मल शॉपकीपर है, परचून की दुकान करता है, उसके पास तो 2-3 हजार इकट्ठे होते हैं। बड़े लालाओं की बात हो रही है इधर। गल्ला में गुल्लू ने लाख रुपए देखे। गल्ला मतलब लैक्टोज, गुल्लू मतलब ग्लूकोज, और लाख रुपए मतलब लैक्टोज। याद रहेगा। और जिसमें रोज आया था, सुक्रोज में आता है रोज, और किसी में नहीं आता। रोज किसको देते हैं? GF। और आज तो वैसे भी वैलेंटाइन डे है, हैं? आज लोग इसलिए एब्सेंट हैं। चलिए पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। स्टार्च, स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो आपको अल्फा ग्लूकोज मिलेंगे। लेकिन मेरी बात सुनो, स्टार्च पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का। स्टार्च के अंदर 2 चीज है, एक तो अमाइलोज है, एक अमाइलोपेक्टिन है। जो अमाइलोज है ना, वो कहता है, जैसे मान लो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, तो उनको C1 C4 कार्बन से जोड़ दो। जैसे देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, मान लो C1 C4 से, देखो इसका 1 4 1 4 1 4, तो देखो 1 4 से जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे। देखो ये तो लीनियर सी चेन नहीं बन गई, ये तुम्हारा अमाइलोज है। अल्फा डी ग्लूकोज को अगर C1 C4 से जोड़ते रहोगे तो लीनियर सी चेन बनेगी, तुम्हारा क्या है? अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन में अमाइलोज जैसा तो होगा ही होगा, C1 C4 तो होगा ही होगा, उसके साथ C1 C6 भी होगा। C1 C6 का मतलब क्या है? देखो ऐसे लीनियरली तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लीनियरली तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और एक चीज और देखने को मिलेगी, ये तो आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ये तो आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। एक चीज और देखने को मिलेगी, पता क्या? क्या? ये C6 है और दूसरे का C1, ये भी जुड़ रहा है। मतलब यहां से ब्रांच और बनने लग जाएगी। लीनियर तो चलेगा ही, ब्रांच भी बनेगा। तो अमाइलोज में तो सिर्फ C1 C4 लीनियर,
अमाइलोपेक्टिन में C1C4 लीनियर प्लस C1C6 ब्रांच। ये ब्रांच किसकी वजह से बना, C1C4 या C1C6? C1C6। डिफरेंस पूछा जाता है अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में। बताओ, ऐसा सोचो, अमाइलोज की स्पेलिंग छोटी है, इसकी स्पेलिंग बड़ी है। अमाइलोज छोटा है। कौन पानी में जल्दी सोलुबल होता है, नमक या गुड़? नमक, जो छोटा है। तो ये सोलुबल इन वाटर, ये सोलुबल इन वाटर, ये इनसोलुबल इन वाटर, इनसोलुबल इन वाटर। अगला, इसकी स्पेलिंग छोटी है, पता है स्टार्च के अंदर ना, स्टार्च इन दोनों से मिलकर बना है, लेकिन स्टार्च में ये बहुत कम होता है। ये 15 से 20% है स्टार्च का सिर्फ। और ये बताओ कितना, ये 15 से 20 है तो 100 में से माइनस कर दो, ये कितना, 80 से 85% ऑफ स्टार्च। अच्छा, अमाइलोज तो बिल्कुल सीधा है ना भाई, ये तो लीनियर है, लीनियर। और ये है ब्रांच्ड, ये है ब्रांच्ड। अगली बात, अगली बात, अगली बात, अमाइलोज के अंदर लिंकेज कौन सी है, C1C4। और इसके अंदर पता है C1C4 एंड C1C6। ये डिफरेंस है अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में। इसे नमक मान लो, इसे गुड़। नमक ज्यादा सोलुबल होता है पानी में, गुड़ तो नहीं होता। फिर जो छोटा है वो स्टार्च में कम है, जिसकी बड़ी स्पेलिंग है जो ज्यादा है वो स्टार्च में ज्यादा है। ये लीनियर है, ये ब्रांच्ड है, ये सिर्फ C1C4 है, इसमें C1C4 एंड C1C6। ब्रांच्ड किसकी वजह से है, C1C4 या C1C6? C1C6। वेरी गुड। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का ही। असल में दोस्तों आपने पढ़ा स्टार्च के अंदर दो चीजें थी, क्या था, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। पता है ग्लाइकोजन कैसा दिखाई देता है? ग्लाइकोजन दिखाई देता है अमाइलोपेक्टिन जैसा, सेम। आगे कुछ नहीं बोलूंगा, स्ट्रक्चर लाइक अमाइलोपेक्टिन, समझ गए? अमाइलोपेक्टिन जिसमें C1C4 भी था, जिसमें C1C6 भी था। किधर होता है? ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। एनिमल्स के अंदर जो स्टार्च है ना, जैसे तुमने तो अब तक यही सुना है, मुझे पता है तुम्हें आज तक ये पता है पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है। यही तो मालूम है तुम्हें। एनिमल के अंदर जो स्टार्च होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। बायो अच्छी है, मैं इसलिए बता रहा हूं। सेलुलोज कहां होता है? प्लांट के सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल में होता है। पता है ये पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। अनेक बीटा डी ग्लूकोज को जोड़ दो, सेलुलोज बन जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं बिना समय व्यर्थ करे। पहला सवाल क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। बताना भाई, ये ग्लूकोज है, यही तो है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन करवा दूं, पहला किसके साथ बोला है? पहला किसके साथ बोला है? ए पार्ट Br2 पानी के साथ, तो क्या होगा पता? Br2 पानी इज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेगा? सिर्फ एक काम आता है इस Br2 पानी को, क्या? अल्डिहाइड का क्या बनाएगा? एसिड। तो ये जो अल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है इसका एसिड बना दो, और सब वैसे का वैसा रहेगा, सब वैसे का वैसा रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। OH H OH H OH H OH H, इसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। आम के रस जैसा। और आम का रस कहां देखा? आम में। अगला ये देखो, डी ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड इन रिएक्शन विद ब्रोमीन। अगला HCN के साथ क्या होगा? बी पार्ट, ये तो ए है। मान लो HCN के साथ रिएक्शन करा दूं तो आपको पता है ये है अल्डिहाइड, ठीक है जी। इस अल्डिहाइड पर
ये CN अटैक करेगा, CN आएगा, डबल बॉन्डो का क्या बन जाएगा, OH। तो देखो CN का अटैक करवा दिया, डबल बॉन्डो का OH बना दिया, डबल बॉन्डो का OH बना दिया, और सब वैसे का वैसा, और तो सब वैसे का वैसा। इसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन। इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। थर्ड, इसकी रिएक्शन करवा दी, ये आपका है बी पार्ट। अगर इसकी रिएक्शन करा दी इसके साथ, पता क्या होगा यार, ये अगर रिएक्शन करेगा तो एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड इज द एसिड का डेरिवेटिव। एल्कोहल प्लस एसिड क्या बनाते हैं, एस्टर। 5 एल्कोहल हैं, 5 एस्टर बन जाएंगे जी। अरे यार 5 एस्टर बन जाएंगे, एक ही बार में दिखा देता हूं ना। 5 एस्टर हर जगह, ऐसे ऐसे एस्टर बनाने हैं, ऐसे ऐसे 5 लोग बना देना, ठीक है। अब देखो इधर एस्टर, फिर एस्टर, इधर इधर 5 टाइम्स का मतलब है ऐसे ऐसे 5 लोग। लिखा भी है, ऑन एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड ग्लूकोज गिव्स ए पेंटा एसीटेट। ये क्या बन गया, ये पेंटा एसीटेट बन गया जी। ये आपका है सी पार्ट, इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे, और भी मैंने बहुत कुछ बताया था इसमें। HI के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, HNO3 के साथ करेगा तो क्या होगा, सब पता रखा है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कैसे बनाई थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 2 मोनोसैकेराइड्स में से पानी निकाल दिया था, क्या बन गई थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द 2 monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule. Such linkage is called glycosidic linkage. क्लियर है। सेकंड है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या होता है, जैसे इन्वर्ट शुगर क्या होता है, जैसे मैंने सुक्रोज लिया, पता है सुक्रोज लाइट को कैसे घुमाता है, पता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये राइट की तरफ रोटेशन करता है ना, डीएक्स्ट्रो। और जब इधर जाओगे तो ये डीएक्स्ट्रो, लेकिन फ्रक्टोज लीवो। लेकिन ज्यादा कौन बनता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। देखो पहले सुक्रोज का रोटेशन है डीएक्स्ट्रो, मान लो राइट की तरफ, लेकिन जैसे इन दोनों का मिक्सचर बना, ज्यादा ये बनता है तो ये रोटेशन को क्या कर देगा, लीवो। पहले सुक्रोज था डीएक्स्ट्रो, पानी डालने के बाद ये ओवरऑल मिक्सचर बन गया लीवो, तो एक तरह से ऑप्टिकल रोटेशन पूरा उल्टा हो गया, डीएक्स्ट्रो से लीवो। इसे बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज की जब मैं हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं ना इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो शुगर पलट जाता है। ये देखो इन्वर्ट हो गया, उल्टा है ना, सुक्रोज क्या था, डीएक्स्ट्रो, लेकिन इसका मिक्सचर क्या है, लीवो। ये इन्वर्ट शुगर है, उल्टा शुगर। सुक्रोज है सीधा शुगर, इन दोनों का मिक्सचर क्या है, उल्टा शुगर। An equimolar mixture of the glucose and fructose obtained by the hydrolysis of sucrose in the presence of acid or the enzyme invertase is called invert sugar. शुगर, सुक्रोज सीधा शुगर, इन दोनों का मिक्सचर बना उल्टा शुगर, क्योंकि इन्होंने डीएक्स्ट्रो को किस में चेंज कर दिया, लीवो। ये ओवरऑल ऐसा घूमेगा, ये ऐसा घुमा रहा था, इन दोनों का मिक्सचर ऐसा घुमा रहा है। ओलिगोसैकेराइड्स, जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने के बाद कितने से कितने तक मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, 2 से 10। These are the carbohydrates which on hydrolysis give 2 से 10 monosaccharides. For example, sucrose, lactose, maltose. क्लियर है, बढ़े आगे। What is essentially the difference between the
डिफरेंस बिटवीन द अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, पता ना, ये डिफरेंस पूछ रहा है. व्हाट इज द एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन द अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज. व्हाट इज मेंट बाय द पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. बिल्कुल यार, आपको पता है अल्फा और बीटा में फर्क क्या है. जो C1 कार्बन है उस पे OH की पोजीशन का ही तो फर्क है. अल्फा में OH की पोजीशन क्या है, राइट. बीटा में OH की पोजीशन लेफ्ट, ये तो लिखा है. इन अल्फा डी ग्लूकोज the OH group at the C1 is towards the right, whereas in the beta glucose the OH group at the C1 is towards left. Such a pair of the stereoisomers which differ in the configuration only at C1 are called anomers. असल में एक दूसरे के एनोमर्स है. इनके बीच में रिश्ता क्या है, एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स. किसी भी कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज होना वो एनोमर्स नहीं कहलाता, लेकिन C1 कार्बन पर OH की पोजीशन का चेंज होना क्या कहलाता है, एनोमर्स. ठीक है. वो देखो एल्कोहल ने किस पर अटैक कर रहा है. जिस कार्बन पे अटैक होता है ना, फिर वो OH राइट या लेफ्ट जा सकता है, उसे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन. व्हाट इज मेंट बाय द पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. पायरेनोज स्ट्रक्चर क्या है, वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर. यही तो आपका पायरेनोज स्ट्रक्चर है. देखो देखो, अभी तक छोटा देखा था, देखो आज पायरेनोज स्ट्रक्चर को बहुत बड़ा देखोगे. मान लो मैं अल्फा डी ग्लूको बनाऊं, H किस पर पंगा होता है, तीसरे कार्बन पर. और तो सब सही है, ये तीसरे कार्बन पर पंगा है, ये तीसरे कार्बन पर पंगा है. ये देखो कितना बड़ा, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज. OH नीचे है ना, इसलिए अल्फा है. अगर OH ऊपर होता ना तो बीटा हो जाता. पायरेन के साथ मिलता है इसका स्ट्रक्चर. पायरेन भी 6 का होता है, 6 की रिंग बनाता है, इसलिए इसे पायरेनोज स्ट्रक्चर बोला जाता है. जैसे फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फुरानोज, उसका स्ट्रक्चर फ्यूरान के साथ मिलता है, फ्यूरान. ठीक है. मान लो तुम्हारा नाम रेहान के साथ मिले या तुम्हारे गुण रेहान से मिले, तो इधर तुम्हें क्या बोलेंगे, रेहानोज. राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज. स्टार्च और सेलुलोज के बीच में क्या डिफरेंस है, सारा ही डिफरेंस है बे. अबे स्टार्च के अंदर तो आपको पता है माइलोज और माइलोपेक्टिन होते हैं. एंड स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बट सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. The basic structural difference between the starch and cellulose of the linkage between the glucose units. In starch, there is alpha D glycosidic linkage. Both the components of the starch, amylose and maltodextrin are the polymer of the alpha D glucose. On the other hand, cellulose is a linear polymer of beta D glucose in which the C1 of the one glucose unit is connected with the C4 of the another through beta D glycosidic linkage. कुल मिला के डिफरेंस पता क्या है, starch is polymer of alpha D glucose and cellulose is polymer of beta D glucose. हाँ, और दोनों में C1 C4 तो हैं, लेकिन स्टार्च में अमाइलोज भी है, अमाइलोपेक्टिन भी है. अमाइलोज में C1 C4 लिंकेज है, अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 तो है ही, उसके साथ एक और C1 C6. बट सेलुलोज में सिर्फ C1 C4 है. तुम इतना भी लिखा है ना, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, काम हो जाएगा. राइट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज. पता हो लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद क्या बनता है, देखो लाख रुपए, याद है, गल्ले में गुल्लू ने क्या देखा, लाख. गल्ला मतलब ग्लैक्टोज, गुल्लू मतलब ग्लूकोज, है ना. और बीटा बीटा है. अब यार गल्ले
गल्ले के पास गुल्लू बैठ रहा है। गुल्लू तो किसी बेटे का नाम रखता है। अरे गुल्लू जो है बेटे का नाम रखता है ना, तो बीटा बीटा, बेटा बेटा, ठीक है। अब नाम होता रोहतास, सतवीर, ठीक है, रणवीर, रामफल, तो ये तो बड़े आदमी का होता। लेकिन अब गुल्लू यार गल्ले पे बैठा है, कोई बेटा है, बेटा बेटा। यहां आ जाओ। राइट द रिएक्शन शोइंग दैट द प्रेजेंस ऑफ द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस किसने बताई थी कि अल्डिहाइड ग्रुप है? बताओ। हाँ, ओपन अल्डिहाइड ग्रुप है, ये प्रेजेंस किसने बताई थी? पता किसने? Br2 पानी ने। क्यों? Br2 पानी ने इसे ही तो ऑक्सीडाइज करा था। जैसे एसिड बना आपने चिल्लाकर बोला सर इसमें क्या है? अल्डिहाइड। तो तुम्हें पता लग गया इसमें ओपन अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है जी। प्राइमरी अल्कोहल का कैसे पता लगा? प्राइमरी अल्कोहल का कैसे पता लगा? बताओ। अब बताओ ओपन अल्डिहाइड ग्रुप का किसकी मदद से पता लगा, बताओगे? Br2 पानी। हाँ, Br2 पानी ने जैसे करा ग्लूकोनिक एसिड बना, मैंने पता लगा लिया, वो तो इसका मतलब पक्का इसके पास अल्डिहाइड था। और बताओ प्राइमरी अल्कोहल का कैसे पता लगा? हाँ बताओ बताओ, प्राइमरी अल्कोहल का कैसे पता लगा? HNO3 की मदद से ना। जब HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, जब HNO3 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? HNO दो एसिड बन गए, और एक एसिड तो मैं जानता हूं किससे बना? हाँ, अल्डिहाइड से। तो दूसरा किससे बना होगा? 1 डिग्री अल्कोहल से। तो प्राइमरी अल्कोहल का पता लग गया। तो भाई इसका पता लगा Br2 पानी से, और इसका पता लगा HNO3 से। लिख कर आना है। जैसे Br2 पानी के साथ रिएक्शन कराई ग्लूकोनिक एसिड बना, इट मींस इट हैज एन ओपन अल्डिहाइड ग्रुप। जब इससे साथ रिएक्शन कराई सैक्रिक एसिड बना, सैक्रिक एसिड में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तो अल्डिहाइड से आया, इसका दूसरा किससे आया हुआ? प्राइमरी अल्कोहल, है ना। इसका Br2 पानी ने बताया, इसका HNO3 ने बताया। और मुझे तो कहा था रिएक्शन लिखनी है, लिख दी मैंने रिएक्शन। राइट द रिएक्शन, थ्योरी लिखने के लिए नहीं कहा। प्रोटीन्स, आपका फेवरेट टॉपिक। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर, अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। ये देखो, पहले तो अल्फा अमीनो एसिड क्या है? देखो भाई, ये एसिड, एसिड के बगल वाली पोजीशन अल्फा, अल्फा पर लगा हुआ है NH2, अल्फा पर अमीनो लगा, क्या लगा? अमीनो। तो ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। इधर आ जाओ, इसके बगल वाली पोजीशन अल्फा, अल्फा पर क्या लगा? अमीनो, अल्फा अमीनो एसिड। इधर आ जाओ, इसके बगल वाली पोजीशन अल्फा, अल्फा पर क्या लगा? अमीनो, अल्फा अमीनो एसिड। सभी तो अल्फा अमीनो एसिड है। इससे छोटा कुछ हो सकता है? नहीं। बगल वाले कार्बन HH, इसे पता क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। इसका नाम है ग्लाइसिन। इसे पता क्या बोलते हैं? अगर मैं यहां एक H लगाऊं तो ये ग्लाइसिन है, यहां CH3 लगा दूं, पता है क्या है? अलादीन से मैच करता है, ये अलानीन। अलादीन किस रंग का होता था?
ब्लू, है ना, नीचे से परी जैसा होता था, ऐसा होता ना। वैसे तो अलादीन मेल था ना, लेकिन परी जैसा दिखाई देता था कभी भी जब तालाब में से निकलता था। तुमने देखा नहीं है ना ये सब, टीवी पर देखा होगा ना, जब छोटे थे जब देखा होगा तुमने। अरे आजकल तुम स्नैपचैट पे इतना बिजी हो, इंस्टाग्राम पे, तुम्हें कहाँ टाइम है। नहीं, सच बात है, जितने लोग स्नैपचैट पे बिजी रहते हैं उन्हें कहाँ ये समय है। उन्हें शक्तिमान, क्रिश, छोटा भीम इनका बिल्कुल आइडिया नहीं है। हैं ऐसे लोग, निंजा हथौड़ी। ये बताओ, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक है। अल्फा अमीनो एसिड तो ये है, लेकिन दो एसिड है, दो एसिड है। इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। फिर इसमें मैंने 2 एसिड कर दिए, इधर देखो मैंने 2 अमीनो कर दिए, ये भी 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, 2 अमीनो कर दिए, इसे बोलते हैं लाइसीन, लाइसीन, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कायरल कार्बन नहीं है, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, देख लो। यही एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और तो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, सब में कायरल कार्बन है, देख लो। ये चारों अलग अलग कायरल कार्बन, ठीक है। ये देख लो, ये चारों अलग अलग कायरल कार्बन, सब में कायरल कार्बन है, सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं। सिर्फ यही है जो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन इज द ओनली अल्फा अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और तो सब ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो, मान लो ये अल्फा अमीनो एसिड, ये भी अल्फा अमीनो एसिड, मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, तो जोड़कर अनेक अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ दूंगा तो पॉलीमर बनेगा। क्या बनेगा? पॉलीमर। उस पॉलीमर को ही बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। जैसे जोड़ के दिखाऊं, देखो ये ग्लाइसिन बनाया मैंने, ठीक है जी, ठीक है, ये ग्लाइसिन। इधर अलानीन बनाता हूं, अलानीन, देखो ये है अलानीन, यह अलानीन, जोड़ दिया, इस पर एसिड, इस पर NH2, यहां से पानी निकाल दिया, एमाइड बना दिया। एसिड और अमीन से क्या निकलेगा? पानी निकलकर एमाइड बन जाएगा। अब देखो दो अल्फा अमीनो से एसिड से पता है क्या बनेगा? डाई पेप्टाइड। क्या बनेगा? डाई पेप्टाइड। और बीच में जो तुम्हें लिंकेज दिखाई दे रही है ना, ये एसिड और अमीन से जब पानी निकाला तो पता है कौन सी लिंकेज बन गई? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कब बनती है? जब तुम 2 अल्फा अमीनो एसिड में से पानी निकालोगे। क्या निकालोगे? पानी। ग्लाइकोसिड लिंकेज कब बनी थी? जब 2 मोनोसैकेराइड्स में से क्या निकाला था? पानी। जब 2 अल्फा अमीनो एसिड्स में से तुम पानी निकालोगे तो तुम्हारी तैयार हो जाएगी पेप्टाइड लिंकेज। ज्यूटर आयन जो तारे की तरह चमकता है, बताया था इसके बारे में, लेकिन देखो ध्यान से सुनना, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे। एसिड क्या देना पसंद करेगा? एसिड क्या देना पसंद करेगा? H+। और बेस क्या लेना पड़ेगा? H+। ये देगा, ये लेगा। तो देखो, इसने दिया और इसने लिया, इसमें आ गए केटायन और एनायन। ये तारे की तरह चमकता है, बहुत जबरदस्त। इसे बोलते हैं ज्यूटर आयन। अगर मैं इसमें H+ डाल दूं, क्या होगा? H+ किसके पास जाएगा? NH3+ के पास या O- के पास? O- के पास जाएगा। O- के पास जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इसमें H+ डालने के बाद ये बन रहा है, तो वापस आओगे, देखो यहां से यहां जाने के लिए एसिड डाला, यहां से यहां जाने के लिए बेस। अच्छा इधर भी आ जाओ, जब इसमें मैं OH- डालूंगा तो OH- इस H+ को खींच लेगा, OH- इस H+ को खींच लेगा तो क्या बना देगा, NH3+ से जब H+ खींचेगा यही तो बनेगा। यहां से यहां जाने के लिए बेस मिलाया, उल्टा जाने के लिए क्या, एसिड, उल्टा जाने के लिए एसिड। ठीक है। असेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन असेंशियल। असेंशियल वो हैं जिनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता है, ऐसे अमीनो एसिड्स जिनको हमें बाहर से लेने की जरूरत है, जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ेगा, जो बॉडी के अंदर नहीं बन रहे, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, इट नीड्स टू टेक फ्रॉम आउटसाइड, जिनको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल लाइसिन। इधर आ जाओ, नॉन एसेंशियल जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, जो आपकी बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, जो आपके बॉडी में अपने आप तैयार हो जाते हैं, सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। बाकी जो आपने पढ़े नॉर्मल, लाइसिन के अलावा ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, अलानीन, ये सब बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, लेकिन लाइसिन को तुम्हें बाहर से लेना पड़ेगा। असेंशियल, नॉन असेंशियल। स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड है। मान लो देखो, पानी निकाला, पेप्टाइड लिंकेज, पानी निकाला, पेप्टाइड लिंकेज, पानी निकाला, पेप्टाइड लिंकेज। ये सिंपल जो लीनियर पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किंतु सेकेंडरी में मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। ये प्राइमरी क्या है, एक धागे की तरह है, सीधा धागे की तरह। सेकेंडरी में क्या करेंगे, मान लो ये जो लीनियर पॉलीमर है, मैं इसे ऐसे कर दूं, अब इसके अंदर क्या है, ये सब है, कहीं ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई साहब, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, पेप्टाइड लिंकेज तो हर जगह है, क्यों, तो पता है क्या होगा, जैसे देखो इसका सी डबल बॉन्ड हो, ध्यान से करो, फोन है, हाय हेलो, क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोस्तों एक लीनियर पॉलीमर के अंदर ही, एक लीनियर पॉलीमर के अंदर ही इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सॉरी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये एक हेलिक्स की शेप ले लेता है। इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड, इसमें क्या होती है, कुछ शीट्स होती हैं, जैसे ये सारे मान लो पॉलीपेप्टाइड है, लीनियर पॉलीपेप्टाइड, ये सारे क्या हैं, लीनियर पॉलीपेप्टाइड। जैसे देखो ये ऐसे लीनियर पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड, 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 लीनियर लीनियर लीनियर। अब देखो आपस में भी तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अगर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लें, एक पॉलीपेप्टाइड दूसरे पॉलीपेप्टाइड के साथ इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, तो अनेक धागे ऐसे जुड़कर दोस्तों शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, शीट। देखो ऐसे 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 जुड़ते 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 ये बीटा प्लेटेड शीट बना लेंगे, बीटा प्लेटेड शीट बना लेंगे। क्लियर है।
ये बीटा प्लेटेड शीट बना लेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर में एक होता है फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलर। ये और कॉम्प्लेक्स है, सेकेंडरी को और लपेट दो। लेकिन फाइब्रस पता क्या है, जो धागे नहीं है प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड है, अनेक पॉलीपेप्टाइड मैंने अगल बगल में लगा दिए। जैसे एक धागा 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 धागा, 3D में धागा 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 धागा, धागे के बगल में धागा। ये पता क्या बन गया, ये बन गया फाइब्रस। फाइबर्स प्राइमरी स्ट्रक्चर ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म फाइब्रस प्रोटीन। ये ऐसे कहते हैं जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में लग जाएं, पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे के साथ क्या लग जाए, पैरेलल में, तो वो क्या बनाते हैं, फाइब्रस। लेकिन अगर पॉलीपेप्टाइड को मैं लपेट दूं, पॉलीपेप्टाइड्स को मैं इंटरवीन कर दूं ऐसे ऐसे लपेट कर, तो ऊन का गोला बन जाता है। ऊन के गोले को क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जैसे ये जो अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड है, इनको मैं जब रैप करता हूं तो दोस्तों वहां पर 3D स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसे मैं बोलता हूं ग्लोबुलर, जिसे मैं क्या बोलता हूं, ग्लोबुलर। ये फाइब्रस है। फाइबर देखा है, बाल, हेयर फाइबर की तरह है। तुम्हारे बाल पानी में घुलते हैं, नहीं घुलते, नहीं घुलते। कभी पूरे बाल काट के देखना और पानी में चेक करना, घुलेंगे नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन गोल गोल तुमने क्या देखा है, नमक। नमक पानी में घुलता है, नहीं घुलता, घुलता है, सोल्युबल इन वाटर। फाइब्रस में और भी लोग हैं, केराटिन, कोलेजन, ये एग्जाम्पल हैं। केराटिन किस में पाया जाता है, हेयर और नेल्स। कोलेजन बोन्स में। एक तो मुझे समझ नहीं आता, बायो के स्टूडेंट इधर बैठे होते हैं और उन्हें मुझसे भी कम बायो आती है, हैरानी वाली बात है। ग्लोबुलर में एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलर में एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन, क्लियर है। तो ये फाइब्रस और ग्लोबुलर में डिफरेंस है। बताओ, असेंशियल नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। अरे क्या है, अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, जिनको बाहर से लेना पड़ेगा, डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, वो असेंशियल है। इसके एग्जांपल ल्यूसीन, वेलाइन, मैंने आपको लाइसिन बताया था ना, उसके अलावा भी एग्जांपल होते हैं, जैसे वेलाइन, ल्यूसीन, लाइसिन, ये सब आप बाहर से ले सकते हो। और 10 होते हैं, टोटल 10 होते हैं अमीनो एसिड्स। नाम याद नहीं करने, बस मेन मेन एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। ऐसे अमीनो एसिड्स जो बॉडी में खुद तैयार हो जाते हैं, द अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अलानीन एंड ग्लूटामिक एसिड, अलानीन एंड ग्लूटामिक एसिड, क्लियर है। बढ़े आगे। यार मुझे हाफ एन आवर और चाहिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक क्यों होता है? अमीनो एसिड्स के अंदर एसिड भी होता है, बेस भी होता है। एसिड बेस को काटता है, बेस एसिड को काटता है, इसलिए क्या एम्फोटेरिक। या ऐसा देखो, एसिडिक अमीनो एसिड्स ये 2 तरह के हो सकते हैं। जैसे आपने देखो, एम्फोटेरिक का मतलब है जो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। आपने एक बात देखा, ऐसे अल्फा अमीनो एसिड भी मैंने दिखाए थे जिसमें एक से ज्यादा एसिड हो, उन्हें क्या बोलते हैं, एसिडिक। और ऐसे भी मैंने दिखाए थे जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, बेस। यार आपने ये पढ़ा, ध्यान सुन लो, इसमें ये ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जिसमें एसिड ज्यादा है, इसका नेचर है एसिडिक। ये ऐसा है जिसमें बेस ज्यादा है, ये कैसा है, बेसिक। तो कभी एसिड कभी बेसिक, कभी एसिड कभी बेसिक। देख रहे हो, मेंढक को देखा है, कभी पानी में कभी जमीन पे। ये भी तो देखो, अल्फा अमीनो एसिड कैसे रंग बदल रहा है, कभी एसिड कभी बेसिक। तो देख लो, कह रहा है
एसिडिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिसमें एसिड्स ग्रुप ज्यादा होते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक वो होते हैं जिसमें कौन ज्यादा होते हैं, बेसिक अमीनो ग्रुप ज्यादा होते हैं। तो दोनों के नेचर दिखाता है, इसलिए क्या है, एम्फोटेरिक। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात यार। अमीनो एसिड्स में कभी अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हो गए तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, अमीनो एसिड ज्यादा हो गए या अमीनो ग्रुप ज्यादा हो गए तो बेस की तरह बिहेव करता है, कभी एसिड कभी बेस, इसलिए तो एम्फोटेरिक बोलते हैं। राइट वन डिफरेंस बिटवीन द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, और बीटा के अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक धागे को लो, उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऐसा अल्फा हेलिक्स में होता है। लेकिन 2 धागे 3 धागे लो, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करोगे, शीट बना दो, ऐसा बीटा प्लेटेड में होता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस पता ना क्या डिफरेंस है? अरे तुम्हें अच्छे से पता है। इसे छोटा मान लो नमक, इसे गुड़ मान लो। जो छोटी चीज है वो सोलुबल इन वाटर, पता, और ये बड़ी चीज इनसोलुबल इन वाटर। जो छोटी चीज है वो स्टार्च में कम है, जो छोटी चीज है वो स्टार्च में कम है, ये सिर्फ 15 से 20% है ऑफ स्टार्च। ये कितना परसेंट है? 80 से 85% ऑफ स्टार्च है। और बताओ, टाइम नहीं मिल सकता क्या? आधा 1 घंटा कुछ ऐसा? चलो ठीक है, एक बार ये लास्ट सवाल है बस। ये है लीनियर पॉलीमर, ये है ब्रांच्ड पॉलीमर। अच्छा, और इसमें कैसी लिंकेज है? C1 C4, इसमें कैसी? C1 C4 एंड C1 C6। चलिए भाई, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अगला है पेप्टाइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फर्क पता ना? पेप्टाइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कोई डिफरेंस बता सकता है? पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनी है? 2 अल्फा अमीनो एसिड्स में से पानी निकाला है ना? द लिंकेज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम 2 अल्फा अमीनो एसिड्स। The linkage formed by removal of H2O from 2 monosaccharides। आखिरी डिफरेंस किस किस के बीच में पूछा गया है? फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। तो फाइब्रस और ग्लोबुलर के बीच में जो डिफरेंस है, फाइब्रस और ग्लोबुलर के बीच में जो डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, क्या डिफरेंस है? फाइब्रस जो पॉलीपेप्टाइड्स है ना, मैं आपको बता रहा हूं, पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं, पैरेलल अलाइन होती हैं, उससे बन जाता है फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। लेकिन जब वो एक दूसरे में इंटरवीन होती हैं, इंटरवीन
जब सेकेंडरी और इन स्ट्रक्चर्स को रैप कर दो, रैप रैप का मतलब समझना ना, रैप कर दो तो उससे बनता है 3D स्फेरिकल शेप, जिसे बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस बाल जो होते हैं इनसोलुबल इन वाटर, है ना, लेकिन ये गोल गोल चीज ये इनसोलुबल है तो सोलुबल इन वाटर। इसके एग्जांपल केराटिन एंड कोलेजन। केराटिन कहाँ पाया जाता है? हेयर और नेल्स। कोलेजन किसमें? बोन्स। और यहां पर आ जाओ ग्लोबुलर के अंदर एग्जांपल एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ब्लड। और एंजाइम बॉडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या है? देखो मान लो मेरे पास प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लाइक सेकेंडरी और टर्शरी, क्वाटनरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझ गए, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। टर्शरी समझ गए, फाइब्रस और ग्लोबुलर। क्वाटनरी उससे भी कॉम्प्लेक्स। कई बार मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को चेंज कर देता हूं, पीएच को चेंज कर देता हूं, मैं एक्सटर्नल स्ट्रेस लगा देता हूं। उससे होता क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेकेंडरी टर्शरी क्वाटनरी, ये खुल जाते हैं। जितने कॉम्प्लेक्स है ना ये खुल जाते हैं, और खुलकर पता है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्राइमरी। ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। यही होता है डीनेचुरेशन। The loss of biological activity of a protein by changing the pH temperature or by adding some salt due to the disruption of native structure of protein. Native structure बोले तो वो complex structure जो secondary, tertiary, quaternary उसको खो देता है। This is called denaturation. लेकिन मान लो कोई ऑलरेडी प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, क्या उसका कुछ होगा? नहीं। तो देखो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर रिमेन्स यहां पे देखो टर्शियरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। यहां क्या लिखना चाहिए? यहां लिखना चाहिए देखो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, आ जाओ जी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। ये देखिए सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट चेंज ऑकर्स इन द नेचर ऑफ एग प्रोटीन और बॉइलिंग। जब आप एग को बॉईल करते हो तो क्या होता है? देखो एग के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, आपको पता है उन स्ट्रक्चर्स के अंदर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब मैं उसको बॉईल करता हूं ना तो बॉइलिंग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी क्या सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं, वो किस में चले जाएंगे? प्राइमरी। इसे क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। तो असल में जब मैं एग को बॉईल करता हूं तो एग का डीनेचुरेशन हो जाता है। प्रोटीन इज डीनेचुर्ड एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट। क्लियर है? तो डीनेचुरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकते हैं। वाटर सोलुबल विटामिन्स एंड फैट सोलुबल विटामिन्स क्या होते हैं? देखो वाटर सोलुबल में आपको याद रखना है विटामिन B1, B2, B6, B12 एंड विटामिन सी, ये सारे क्या हैं? वाटर सोलुबल। बी वाले जितने भी लोग हैं आपको दिखाई दे, बी वाले जितने भी लोग हैं क्या? वाटर सोलुबल। जैसे B1, B2, B6, B12 एंड सी। ठीक है। फैट सोलुबल जो ऑयल और फैट में सोलुबल हैं A, D, E एंड K। मैं तो एक बात कहता हूं, तुम वाटर सोलुबल याद कर लो, तुम वाटर सोलुबल याद कर लो, बी और सी। इसके अलावा सारे मान लो फैट सोलुबल। बी वाले जितने हैं सी वाटर सोलुबल। अब देखो ए बी सी में तो नहीं आ रहा,
डी बीसी में तो नहीं आ रहा, ई बीसी में तो नहीं आ रहा, के बीसी में तो नहीं आ रहा, तो बीसी याद कर लो वाटर सोलुबल, और इसके अलावा जो भी है वो फैट सोलुबल। और बी में जितने भी लोग हैं, B1 B2 B6 B12। चलिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों आरएनए एंड डीएनए की। उससे पहले राइबोस क्या है? राइबोस दोस्तों ये 5 कार्बन का शुगर है। ध्यान सुनना, जो राइबोस है ना, राइबोस वो 5 कार्बन का शुगर है। जैसे ग्लूकोज कितने कार्बन का शुगर था? 6। यह है पेंटोज टाइप का। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, देखो लो बना दिया, बना दिया। अब बताओ क्या करूं? अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? इसका अटैक इस पर कराऊंगा, इसका अटैक इस पर कराऊंगा, तो आपको राइबोज साइक्लिक फॉर्म में कुछ ऐसे मिलेगा। एक बात है ना, अटैक करवाने के बाद जो OH आएगा, अगर बीटा है, अगर बीटा है तो OH लेफ्ट में आएगा राइट में? अगर बीटा है तो OH लेफ्ट में है राइट में? लेफ्ट में। और लेफ्ट वाला कहां आएगा? ऊपर है नीचे? ऊपर। तो देखो यहां पे जो OH आएगा वो ऊपर, अगला OH राइट में, नीचे, फिर तो सब नीचे। ठीक है, CH2OH बाहर की तरफ। क्लियर है? ऐसा हो गया बीटा राइबोस। अब यह है बीटा डीऑक्सी राइबोस। डी का मतलब निकालना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को निकालना। तुम ऑक्सीजन को निकाल दो इसमें से। ऑक्सीजन निकालना आता है मोहन? कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन? कैसे निकालते हैं? ओ निकाल दो। ऑक्सीजन निकालने का तरीका है ओ निकाल दो। ठीक है, यहां पर देखो इस O को निकाल दो, 1 2, ये C2 कार्बन पे जो है इसे दोस्तों निकाल दो इसको, तो बन जाएगा बीटा डीऑक्सी राइबोस। चलिए देखें, ध्यान देखना, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो। O निकाला, अब तो O निकालने के बाद ये H ही बचा ना, और ये देखो HOH, इधर आ जाओ, H और CH2OH। किसी तरह की आवाज नहीं, बिल्कुल भी। यह है बीटा डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, असल में ये जो आपके आरएनए डीएनए हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बनते हैं दोस्तों? इनमें अनेक चीजें होती हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर देखो, एक तो होता है शुगर, एक तो होता है शुगर, और एक होता है फॉस्फेट का एस्टर, फॉस्फेट एस्टर। दूसरा नाइट्रोजन का बेस, नाइट्रोजन का बेस, ध्यान से सुनते रहना, नाइट्रोजन का बेस। अब भाई साहब एक है डीएनए, एक है आरएनए। ध्यानपूर्वक सुनना, मैं सबसे पहले डीएनए बनाता हूं। मुझे पता है डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें आने जरूरी हैं। कौन कौन सी चीजें? शुगर, फॉस्फेट एस्टर और नाइट्रोजन का बेस। भाई साहब डीएनए, डी से डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस लूं, देखो ये ले लिया डीऑक्सी राइबोस, ये ले लिया डीऑक्सी राइबोस। बताओ सही है? ठीक है, अब बहुत अच्छे, डीऑक्सी राइबोस ले लिया। अब क्या लूं? फॉस्फेट का एस्टर, वो तो सब में कॉमन है। देखो यहां से पता क्या करो, फॉस्फोरिक एसिड बनाते हो ना, बस कुछ नहीं करना है, यहां से कुछ ऐसा बना दो, ये बन गया फॉस्फेट का एस्टर। ठीक है, अरे फॉस्फोरिक एसिड को यहां जोड़ दो, बन जाएगा फॉस्फेट का एस्टर। तीसरा पार्ट है बेस। बेस आता है दोस्तों इधर, इधर जुड़ता है बेस, इधर जुड़ता है बेस। लेकिन अगर ये डीएनए है,
अगर ये डीएनए है तो इसमें जो बेस हो सकता है, बेस टोटल 5 तरह के हैं। AGCTU, ए बोले तो एडेनिन, जी बोले तो गुआनिन, सी मतलब तो साइटोसिन, टी बोले तो थाइमिन, यू बोले तो यूरासिल। डी में क्या नहीं होता? यू। डी में यू नहीं हो सकता, डी में यू नहीं होगा और सारे बेस हो सकते हैं। सारे बेस का मतलब AGCT सब हो सकते हैं। एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है और थाइमिन भी हो सकता है। आरएनए, आर का मतलब राइबोस, वहां था डीऑक्सीराइबोस, राइबोस। राइबोस कैसे बनेगा सर? ऐसे, ये बन गया राइबोस। अच्छा, ये भी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो इसमें फॉस्फेट का एस्टर, पता ना फॉस्फेट का एस्टर, यहां लगा दो यार, बना दो कोई फॉस्फेट का एस्टर, फर्जी सा एस्टर बना दो, लो हो गई कुछ। अब यहां पे जुड़ता है बेस, 3 चीजों से बनता है, यहां जुड़ेगा बेस, लेकिन बेस आर के अंदर पता है कौन नहीं होगा? टी, है ना? डी के अंदर यू नहीं होगा, आर के अंदर टी। टी का मतलब क्या नहीं होगा इसके अंदर? थाइमिन, और सब होंगे इसके अंदर। ए भी होगा, जी भी होगा, सी भी होगा, टी भी होगा, सॉरी यू होगा, टी नहीं होगा। तो ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब गुआनिन, सी का मतलब साइटोसिन, यू का मतलब यूरासिल। तो एक चीज ध्यान रखना, डीएनए में डी में यू नहीं होता, यूरासिल नहीं होता, आर में टी नहीं होता, इसमें थाइमिन नहीं होता। डीएनए में यूरासिल नहीं होगा और आरएनए में थाइमिन नहीं होगा। क्लियर है? इनके स्ट्रक्चर में अंतर नजर आया? स्ट्रक्चर में ज्यादा अंतर कहां आ रहा है? शुगर में डीएनए डीऑक्सीराइबोस, ये देख ये राइबोस आया नजर, और बेस में भी तो अंतर है भाई। क्लियर? डीएनए आरएनए में डिफरेंस पूछा जाता है बहुत बार। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन, इसमें काम आता है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा बता दो, डीएनए में शुगर कौन सा था? डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में राइबोस। अच्छा, इसमें बेस, डीएनए में बेस ऑल बेसिस एक्सेप्ट यूरासिल, ऑल बेसिस एक्सेप्ट थाइमिन, यही तो पढ़ा है। What are the main structural difference between the DNA and RNA of the bases? Name those which are common to both DNA and RNA. Structural difference क्या है? Structural difference क्या है? दोनों का स्ट्रक्चर बनाकर बता दो। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? देखो, ये है डीएनए, सुनते रहो, ये है आरएनए। स्ट्रक्चरल डिफरेंस पहला किस में है? शुगर में। अरे शुगर में है, इसमें डीऑक्सीराइबोस है, इसमें डीऑक्सीराइबोस है, और इसमें क्या है? राइबोस, इसमें राइबोस है। अब तो बनाना आना चाहिए, जैसे मैं बना रहा हूं ना रफ्तार से, ऐसे आपको भी बनाना आना चाहिए। अच्छा, पहला स्ट्रक्चरल डिफरेंस कहां मिला वैसे? शुगर में ही यार, इधर डीऑक्सीराइबोस है, इधर राइबोस है, दिख रहा है ना? आप फॉस्फेट एस्टर दोनों में एक जैसा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉस्फेट का जो एस्टर है वो तो एक तरीके से ही जुड़ा हुआ भाई साहब। क्यों? फॉस्फेट का जो एस्टर है वो तो एक तरीके से ही जुड़ा हुआ है, वो तो एक तरीके से। मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस समझ आ गया? मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो यही है। क्यों? फिर यहां बेस लगते हैं, बेस लगते हैं, बेसिस में बता दो। कह रहा है ऐसे बेसिस दोनों में कॉमन है। देखो, डी में यू नहीं है, आर में टी नहीं है,
इस यू और टी को छोड़कर तो सारे कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। टी में यू नहीं है, आर में टी नहीं है, इस यू और टी को छोड़ के तो सारे कॉमन है। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज, 11वां सवाल, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड में एस्टर लिंकेज है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? ये जो मैंने अभी डीएनए आरएनए बनाए हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये एक तरह के न्यूक्लिक एसिड ही तो है। इसके अंदर आपने देखा फोस्फोरस का एसिड एस्टर लिंकेज बना रहा है, क्या करता है? फोस्फेट एस्टर। तो इसमें एस्टर लिंकेज बन रही है, देख लो। अगर नहीं दिखाई दे रहा ना, दिखाऊं? देखो, ये देखो, देख, ओ एल्काइल, और देखो ये एस्टर जैसा एस्टर लिंकेज। क्लियर है? मेंशन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन अवर बॉडी। न्यूक्लिक एसिड, जैसे आपका जो डीएनए है, डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, इसका फंक्शन बता दो बॉडी में क्या है? क्या है? डीएनए इज रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी ट्रांसमिशन। आपकी शक्ल जो आपके पेरेंट्स पे दिखाई देती है, यही है वो। ठीक है? क्लियर है? 13th का फर्स्ट पार्ट, नेम वन ऑफ द वाटर सोलुबल विटामिन विच इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, गिव इट्स वन नेचुरल सोर्स। वाटर सोलुबल बी और सी थे, जो एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी है, और इसका नेचुरल सोर्स जो है वो आंवला। आंवला देखा है? कहां है? पेड़ पर। ठीक, बहुत खूब। नेम द डेफिशिएंसी डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। विटामिन ए से कौन सी दिक्कत होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और विटामिन ई से मस्कुलर वीकनेस। विटामिन डी से रिकेट्स। एक बात याद रखना, जैसे आप क्या है, अभी तो घर पर रह रहे हो, जब बाहर चले जाओगे ना तो दूध वगैरह पीना मत छोड़ना। ठीक है? क्या होता है ना, बाहर जब आप कॉलेज वगैरह में जाते हो तो ना तो उस कमरे से बाहर निकलते और दूध वगैरह भी छूट जाता है, तो उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। काफ़ी लोग हैं, फिर हड्डियों में दर्द होगा, फिर अंत में रिकेट्स हो जाएगा। ध्यान रखना है ये बात, बहुत लोग सफ़र करते हैं हमारे। किसी का पी लो, बकरे का पी ले। ठीक है? हाउ आर हार्मोन्स एंड विटामिन्स डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सोर्स एंड फंक्शन? हार्मोन्स एंड विटामिन्स में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देखो, हार्मोन्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक ग्रुप ऑफ सेल से किसी टिश्यू तक या किसी ऑर्गन तक। ग्रुप ऑफ सेल्स है, वहां से इंफॉर्मेशन उठाई और टिश्यू ऑर्गन तक ले गए। ठीक है? अब विटामिन्स की बारी। दीज आर एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन मिनट क्वांटिटीज। ये तो भाई विटामिन्स तो ऐसी चीज है जो डाइट के थ्रू आपको चाहिए ही चाहिए। हार्मोन्स सोर्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन डक्टलेस ग्लैंड्स। दे आर, विटामिन्स के बारे में सुन लो, दे आर सप्लाइड टू द बॉडी फ्रॉम फूड ईटन। जो खाना खाते हो ना, विटामिन वहां से मिलता है। और ये कहां से आता है? डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है? हार्मोन्स आता है डक्टलेस ग्लैंड्स से। चलिए, ये डिफरेंस है इनमें।
एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? जो बायो कैटलिस्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और एक पीएच भी होता है। ये ऐसे बायो कैटलिस्ट हैं जो बॉडी में काम करते हैं फिक्स टेम्परेचर और फिक्स पीएच पर। द मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विच occur in the living systems process at very slow rates under mild condition of temperature and pH. These reactions are catalyzed by a group of biomolecules called enzymes. सिंपल सी बात है कि भाई बॉडी के अंदर बहुत से प्रोसेसेस हो रहे हैं जो टेम्परेचर और पीएच, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और कोई स्पेसिफिक पीएच चाहिए उनको, ठीक है। तो उनके कैटालिसिस के लिए बॉडी के अंदर जो बायो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग फूड इनटेक करते हो तो उनके लिए अलग अलग एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मतलब हर एंजाइम अपने आप में थोड़ा स्पेसिफिक होता है कि वो इस पर्टिकुलर फूड पर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस पर्टिकुलर पीएच पे काम करेगा, ठीक है। बाकी बायो की इन डेप्थ नॉलेज है मुझे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को। चलिए, थैंक यू।